नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने सीबीआई से जजों की सुरक्षा पर किए गए उपायों का रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर सभी राज्यों से जजों की सुरक्षा के उपाय पर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जाँच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आईबी और सीबीआई न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे। जब जज शिकायत करते हैं तो जवाब तक देना सही नहीं समझते। साथ ही न्यायमूर्ति ने कहा कि जजों की कॉलोनी में कोई सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। एक नौजवान ऑफिसर की मौत हो गई, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। धनबाद में कोयला माफिया इतने सक्रिय है, ऐसे में जजों को सुरक्षा कौन देगा। इस पर झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जजों की कॉलोनी में चारों तरफ से चार दीवारी करा दी गई है। इस पर जस्टिस ने कहा कि गैंगस्टर के लिए चार दीवारी कोई मायने नहीं रखता, उससे आगे जाकर सुरक्षा देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होनी है। अखिल झारखंड छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंह ने धनबाद में 12वीं की अनुत्तीर्ण छात्राओं पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण रूप से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे निहत्थे छात्राओं पर बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस या कार्रवाई से वर्तमान सरकार की संकुचित मानसिकता और बेटियों के प्रति सरकार की सोच का पता चलता है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान करना ही सरकार का मूल दायित्व होता है, लेकिन इसके विपरीत सरकार के कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के माध्यम से छात्र छात्राओं की आवाज को दबाने का काम किया गया है, जिसका जवाब छात्र छात्राओं के साथ उनके परिजनों के द्वारा आने वाले समय में सरकार को दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आजसू पार्टी के छात्र विंग ने सरकार से मांग करी है कि इस घटना के लिए दोषी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो और छात्र छात्राओं के साथ न्याय करे। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म मामले में पीड़िता की ओर से मुख्य आरोपी नाबालिग समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बता दें कि इसमें मुख्य आरोपी नाबालिग पर दुष्कर्म करने और शेष 3 लोगों पर मामले को दबाने के लिए साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया गया है। इसमें मुख्य आरोपी के अलावा गोविंदपुर थाने के पुलिस पदाधिकारी शशिभूषण, भाजपा नेत्री पिंकी और डॉक्टर NK सिंह शामिल हैं। सभी आरोपी गोविंदपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। बता दें कि पीड़िता के दिए बयान के अनुसार गत 3 अगस्त की रात 1 से 2 बजे के बीच पड़ोस में रहने वाला आरोपी 16 वर्षीय नाबालिग गेट खटखटा करके उसके घर में जबरन घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं दूसरे कमरे में जब पीड़िता की मां और बहन पहुंची तो आरोपी फरार हो गया। रात में पीड़िता गोविंदपुर थाना पहुंची तो थाना प्रभारी समेत पुलिस कर्मियों ने मामले को दबाने के लिए उसकी नाइटी को धुलवा दिया। वहीं पुलिस व अन्य 2 आरोपियों ने पीड़िता पर दबाव डालते ही थाना में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करवाया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। पीड़िता ने गत बुधवार SSP कार्यालय पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की है। अंततः SSP के निर्देश पर मामला थाना में दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी नाबालिग के पिता JB सिंह सिमडेगा थाना में ASI के पद पर कार्यरत हैं। इसी कारण पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। इन दिनों कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबक बना हुआ है। विश्व के 100 से अधिक देशों में लोग इस वेरिएंट से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस खतरनाक वेरिएंट से सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन है। हाल ही में हुए एक स्टडी में इस सवाल का जवाब मिला है। यह स्टडी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारतीय वायरोलॉजी संस्थान पुणे द्वारा की गई है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि ऐसे
लोग जो कोरोना को मात दे चुके हैं और कोविशील्ड की दोनों डोज लगवा चुके हैं, उनके ऊपर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का असर नहीं होगा। ऐसे लोग जिन्हें कोविशील्ड की दोनों डोज लग चुकी है या ऐसे लोग जो कप्पा और डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आए थे और उनसे उबर चुके हैं, इसके बाद कोविशील्ड की दोनों डोज भी ले चुके हैं, ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी के दौरान यह पाया गया है कि कोरोना को मात दे चुके लोगों पर डेल्टा वेरिएंट निष्प्रभावी रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोविशील्ड की एक या दोनों डोज ले चुके लोगों पर तुलनात्मक रूप से इसका असर नजर आया है। वहीं ICMR की एक हालिया स्टडी के मुताबिक कोवैक्सीन कोरोना के ज्यादा खतरनाक स्वरूप डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा सक्षम पाया गया है। बोकारो जिले के अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के अप्रैल से जुलाई तक के लंबित मानदेय का भुगतान जल्द कराने के लिए मानदेय का आंकड़ा PFMS पोर्टल पर 10 अगस्त तक अपलोड करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया गया है। निर्देश में पिछले वित्तीय वर्षों के लंबित मानदेय की गणना कर अलग से राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने को कहा गया। ज्ञात हो कि लंबित मानदेय जुलाई 2019 से मार्च 2020 एवं अप्रैल 2020 से मार्च 2021 का भुगतान राशि की उपलब्धता के अनुसार देय होगा। इधर राज्य परियोजना निदेशक के आदेश में यह भी कहा गया है कि नियमानुसार सही आंकड़ों को PFMS पोर्टल पर 10 अगस्त तक अपलोड किया जाएगा। इधर झारखंड के लगभग 65,000 पारा शिक्षकों ने राज्य के हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से स्थायीकरण एवं वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलनरत रहे पारा शिक्षकों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर राज्य भर के पारा शिक्षकों का आक्रोश कभी भी फूट सकता है। नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर अभी तक कुल 301 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें नए संसद भवन की बिल्डिंग पर खर्च हुए 238 करोड़ जबकि 63 करोड़ रुपए विस्टा पर खर्च हुए हैं। यह जानकारी केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में दी है। अनुमान के मुताबिक नए संसद भवन के निर्माण पर कुल 971 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। वहीं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर 608 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि राज्यसभा सदस्य GC चंद्रशेखर और राममणि पटेल के सवाल के जवाब में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर शर्मा ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है। दोनों सदस्यों ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और नए संसद भवन पर होने वाले खर्च और इनके पूरा होने की समयावधि की जानकारी मांगी थी, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री के मुताबिक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू इस साल नवंबर तक और नया संसद भवन अगले साल की अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद जताई है।